नमस्कार साथियों, कोजेंट आईएएस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे 2022 का सीसैट का पेपर, जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। जो बच रहे हैं उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। हो सकता है ये 2 पार्ट में आ जाए, ठीक है। आइए देखते हैं। लेकिन इससे पहले ना थोड़ा सा हम आपको कोचिंग के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। देखिए, हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी है, आपका टेलीग्राम चैनल भी है, हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है। आपको कहीं पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप यूट्यूब पे जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ से यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स पे, और ये हमारा व्हाट्सएप और टेलीफोन कॉलिंग नंबर है, ठीक है। तो आप यहाँ पर हमसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट, किसी भी तरह का परेशानी हो, आप हमसे इन सभी प्लेटफॉर्म पर से किसी पर भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद अगला बात यह है कि अगर आप एक एंड्रॉयड यूजर हैं, ठीक है, तो प्ले स्टोर पर जाइए और हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है कोजेंट लर्निंग ऐप। तो कोजेंट लर्निंग ऐप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप, और उस पर आप पूरी की पूरी जो कोर्सेस की जानकारी है उसके डिटेल्स आपको वहां पर मिलेंगे, ठीक। तो एंड्रॉयड यूजर के लिए ये हो गया। उसके बाद जो लोग iOS यूजर हैं उनके लिए भी हमारा एप्लीकेशन जो कोजेंट लर्निंग ऐप है वो आपको वहां पर भी अवेलेबल है, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप डाउनलोड करेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर जैसे ये देखिए, एग्जाम्स है, लाइव क्लासेस है, वीडियो कोर्सेस है, ई बुक कोर्सेस है, और टेस्ट देखिए, इतना सारा टेस्ट वहां पर मौजूद है। तो अगर आप वहां टेस्ट दे सकते हैं, मतलब टेस्ट देना चाहते हैं, तो वहां पर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी, या वहां आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद इसके बावजूद अगर आपको और भी जानकारी चाहिए होता है, ठीक, तो आप हमारा ये www.cogentis.in ये हमारा वेबसाइट है, इसको भी विजिट कर सकते हैं। इस पर आपको टेस्ट बुक इन सब के बारे में जानकारी आपको उपलब्ध कराया गया है, वहां से आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक। टेस्ट सीरीज के बारे में आप देख सकते हैं, ऐसे इतना सारा टेस्ट सीरीज है इस पर, ठीक। बहुत सारे फ्री टेस्ट भी है जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं वहां जाके। अब आइए देखते हैं हम लोग 2022 का क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का ये है। देखिए, क्वेश्चन ये है कि 5 फ्रेंड्स पी क्यू एक्स वाई एंड जेड परचेज सम नोटबुक। 5 दोस्त है पी क्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। वो लोग कुछ नोटबुक खरीदते हैं। द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो। किस प्रकार नोटबुक खरीदते हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नीचे दिया गया है। आइए इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या है। जेड परचेज्ड 8 नोटबुक मोर देन एक्स डिड। कह रहा है कि जेड ने 8 नोटबुक ज्यादा खरीदा जितना एक्स ने खरीदा। कहने का मतलब एक्स ने जितना नोटबुक खरीदा उससे 8 ज्यादा, अगर एक्स ने इतना नोटबुक खरीदा तो उससे 8 ज्यादा जेड ने खरीदा है। तो इसको हम लोग पहला इंफॉर्मेशन से हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। अब आइए अगला इंफॉर्मेशन देखते हैं। अगला इंफॉर्मेशन है कि पी एंड क्यू टुगेदर परचेज 21 नोटबुक, 21 नोटबुक्स। कहने का मतलब पी प्लस क्यू इन दोनों ने मिलकर के 21 नोटबुक खरीदा है। तो पी प्लस क्यू अगर 21 खरीदा, क्यू परचेज 5 नोटबुक लेस देन पी। जो क्यू है उसने पी से 5 कम खरीदा है, तो यहां से हमने ये इक्वेशन निकाल लिया, ठीक। क्यू की वैल्यू अगर आप इसमें रख देंगे तो देखिए पी प्लस पी माइनस 5 इक्वल टू 21। तो यहां से 5 इधर आ जाएगा, 26 हो जाएगा। 2p इक्वल टू 26। तो p इक्वल टू यहां से कुल मिला के इन दोनों इक्वेशन को मिला करके हमने ये इन्फॉर्मेशन यहां से रिड्यूस कर लिया कि जो p की वैल्यू है वो हमारे पास 13 है। तो p की वैल्यू तो हमने यहीं से निकाल लिया है, ठीक। अब आइए अगला इन्फॉर्मेशन है x एंड y टुगेदर परचेज 28 नोटबुक। तो भैया x प्लस y ये दोनों मिलकर के 28 नोटबुक खरीदते हैं। उसके बाद है p परचेज 5 नोटबुक मोर देन x डिड। जो p है, p ने x से 5 ज्यादा खरीदे हैं। तो भैया p ने x से 5 ज्यादा खरीदे हैं, p 13 खरीदा है, इसका मतलब x कितना खरीदा होगा, 8। p का वैल्यू अगर 13 है, x प्लस 5 इक्वल टू 13 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 13 माइनस 5। कहने का मतलब x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 8। ये जो वैल्यू आ रहा है इसको हम इस तरफ लिखते हैं, देखने में एक साथ रहेगा तो आसानी होगी। तो कहने का मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब x का अगर 8 आ गया तो z का वैल्यू है x प्लस 8। तो यहाँ पर 8 अगर जोड़ देंगे तो z का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 16, यानी z ने 16 नोटबुक खरीदी। उसके बाद देखिए p का हमारे पास 13 है, तो यहाँ से q का भी आ जाएगा। p का अगर 13 है और q बोल रहा है p माइनस 5 है, यानी 13 माइनस 5 है, तो q आ जाएगा कितना, q भी आ जाएगा 13 माइनस 5 8। तो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू आ गई, x की आ गई, z की आ गई, q की आ गई। अब केवल कौन बचा है, y बचा है। तो x प्लस वाई मिलकर 28 है और x अकेला 8 है। कहने का मतलब y कितना है, 20 है। तो y की वैल्यू कितनी है, 20 है। सबका आ गया क्या, p का आ गया, x का आ गया, y का आ गया, z का आ गया,
क्यू का आ गया, सबका आ गया। कुल मिला के सारे जितने नोटबुक टोटल खरीदे गए हैं उन सब का हिसाब किताब हमारे पास है। अब जो आगे क्वेश्चन कर रहा है उसको देखिए, इफ ईच नोटबुक इज प्राइस्ड ₹40 देन व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द नोटबुक। कह रहा है एक नोटबुक का प्राइस अगर ₹40 है, ठीक है, तो टोटल नोटबुक जितना खरीदा गया उसका हमें प्राइस बताइए। तो आइए बता देते हैं टोटल नोटबुक कितना खरीदा गया। ये देखिए 13, 13 और 8 21, 13 और 8 21, 21 और 16 37, 37 और 20 इज 57, 57 प्लस 8 65, 65 टोटल नोटबुक कितना खरीदा गया 65। अब 65 में अगर एक नोटबुक का प्राइस ₹40 है तो टोटल का दाम कितना होगा 65 इंटू 40, है ना, 65 इंटू 40, तो 5 चौको 20, ये जीरो इधर से आ गया, 5 चौको 20, ये जीरो आ गया, और 6 चौको 24 और 2 26, टोटल ₹2600 का नोटबुक खरीदा गया। यही हमसे पूछा था। इसका आंसर है ऑप्शन ए 2600। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, A man started from home at 14:30 hours and drove to village। हिंदी में पढ़ देते हैं। आइए, 2:30 बजे निकला और यात्रा कर गांव पहुंचा। ठीक है, कोई व्यक्ति अपने घर से निकला और गांव जा रहा था, वो 2:30 बजे निकला है और यात्रा करके गांव पहुंचा। तब गांव की घड़ी ने उसको दिखाया टाइम कि 3:15 हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूं। ठीक है, देखिए, तो 2:30 बजे निकला था और वहां जब गांव पहुंचा है तो गांव की घड़ी में बज रही थी 3:15, 3:15, है ना, 3:15 बज रही थी। तो कुल मिला के कितना यात्रा कर लिया ये 2:30 बजे से लेकर 3:15 बजे तक, आधा घंटा इधर 15 मिनट इधर, 45 मिनट। 45 मिनट का जर्नी करके इसने गाँव पहुंचा है। ठीक है, अब आइए यहाँ कह रहा है कि वहां 25 मिनट रुक कर, 3:15 बजे पहुंचा, 25 मिनट रुक रहा है, तब तक कितना हो जाएगा टाइम 15 और 25 40, 3:40 हो जाएगा। 3:40 तक वो वहां रुका है। वह पहले वाले मार्ग की अपेक्षा 1.25 गुना लंबे मार्ग से, मतलब 1.25 गुना लंबे मार्ग से, अच्छा ठीक है, लंबे मार्ग से 2 गुनी चाल से यात्रा कर 16 बजे अपने घर पहुंचा। मतलब वापस अपने घर पहुंच गया कितने बजे 4 बजे। 20 मिनट यहाँ रुका था, उसके बाद मतलब तो 3:40 हो गया था, 3:40 से 4 बजे पहुंच भी गया, यानी कि 20 मिनट और लगा है इसको। तो टोटल यात्रा का जो टाइम हो जाएगा इसका आने और जाने का, वो कितना हो जाएगा 45 प्लस 20 इक्वल टू 65 हो जाएगा। घर की घड़ी की तुलना में गांव की घड़ी 10 मिनट धीमी है कि 5 मिनट धीमी है, कि 10 मिनट तेज है कि 5 मिनट तेज है, यही आपको निकालना है। तो आइए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, देखिए 45 प्लस 20 65 मिनट उसको टोटल यात्रा का टाइम है हमारे पास, है ना। अब ये बात है कि शुरुआत में ना हमें इसका डिस्टेंस मालूम था, ना हमें इसका स्पीड मालूम था, तो हमने डिस्टेंस को मान लिया डी है। सपोज करिए जो डिस्टेंस ये कवर किया है, ठीक है, अपने घर से गांव तक में, ठीक, उसका हम वैल्यू मान लेते हैं डी है। डिस्टेंस क्या है डी है, ठीक, और जिस स्पीड से गया था वो हमारा एस है। तो डी बाय एस अगर कर देते हैं तो टाइम क्या आ जाता है, टाइम आ जाता है ना। तो ये हमारा सिर्फ घर से गांव तक जाने की टाइम है, इसको हम लोग T1 लिख लेते हैं, T1। ठीक है, चलिए इतना बात पता चल गया। अब कह रहा जब ये लौटा है ना, तो वह पहले वाले मार्क की अपेक्षा 1.25 गुना लंबे मार्क से, यानी डी जो है ना वो 1.25 टाइम्स हो गया। क्या हो गया डी 1.25 टाइम्स, यहां लिख लू मैं 1.25 डी हो गया। अब ये डी, और चाल को वो दोगुना कर दिया, जो एस था हमारा स्पीड वो 2s हो गया। ठीक, और इस टाइम को हम लोग अगर T2 लिख दें, यानी ये जाने वाला टाइम है वापस जाने वाला, तो T2 लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखिए यहां से D बाय एस बराबर T1 है, तो इसको हम लोग T1 लिख सकते हैं। तो इसको हमने लिख दिया 1.25 बाई टू, और ये हो गया हमारा T1 इक्वल टू T2, है ना। अब इसको आप डेसिमल हटाइए और काट दीजिए, तो 25 से ये चला जाएगा 5 बार में, 25 से ये चला जाएगा 8 बार में। ठीक, तो कुल मिला के ये क्या हो गया 5/8 T1 इक्वल टू T2, यानी T2 के स्थान पर ये रख सकते हैं डायरेक्टली। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या आप ये देख लीजिए टोटल जर्नी का जो टाइम है वो क्या है 65 मिनट, है ना। तो टोटल जर्नी हमारे पास क्या है, तो टोटल टाइम है 65 मिनट। टोटल टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा T1 प्लस T2 इक्वल टू 65, और जो T2 है उसकी वैल्यू है, चलिए पहले T1 लिख लेते हैं, उसके बाद जो T2 है उसकी वैल्यू है 5/8 T1, तो 5/8 T1 करते हैं,
और ये वैल्यू कितना आना चाहिए, 65 आना चाहिए, है ना। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 8 5 13, 13t1 बाई 8 इक्वल्स टू 65, है ना। ये 13 से कट जाएगा 65, 13 पंचा 65, तो 5 से ये 8 मल्टीप्लाई होगा, कुल मिला के t1 कितना दे रहा है, ये 8 पंचा 40 मिनट, यानी t1 जो है ये 40 मिनट दे रहा है, जबकि ऊपर हमने पहले कैलकुलेट किया था गांव के घड़ी के हिसाब से, तो यहाँ 45 मिनट आ गया था, है कि नहीं। तो कहने का मतलब जब 40 ही मिनट में यात्रा कवर हो रही है ना, तो ये 45 मिनट क्यों हो गया था, इस घड़ी की वजह से, जिस घड़ी में ये 3:15 बजे टाइम दिखाया था, है ना। टाइम कितना दिखाना चाहिए था, जब 40 ही मिनट लगा है और 2:30 बजे घर से निकले हैं, तो गांव की घड़ी में कितना टाइम दिखाना चाहिए था, 3:10, है ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया, गांव की घड़ी 5 मिनट तेज थी। आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, गांव की घड़ी 5 मिनट तेज है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 person A, B, C, D, E and F are sitting equidistant from each other around a circular table facing the center of the table। देखिए ये 6 व्यक्ति हैं A, B, C, D, E, F, ठीक है, और ये सारे एक दूसरे से एकदम सेम डिस्टेंस पर सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं, और सबका फेस किधर है, सर्कल में अंदर की तरफ है। आइए बना लेते हैं। ये एक सर्कल है और इक्वी डिस्टेंस है, ये यहाँ 2 3, इक्वी डिस्टेंस नहीं हो पाएगा, चलिए इसको आप एज्यूम कर सकते हैं कि इक्वी डिस्टेंस है, 2 3 4 5 और 6, ये 6 व्यक्ति हैं। अब कह रहा कंसीडर द क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट्स। तो क्वेश्चन क्या है, हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए के जस्ट लेफ्ट साइड में कौन बैठा है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा है, और इसके लिए स्टेटमेंट दे रखा है कि बी इज सिटिंग अपोजिट टू सी एंड डी इज सिटिंग अपोजिट टू ई। तो अगर हम बना लें इसको कि बी के अपोजिट में सी बैठा है, अगर हम यहाँ बी बना लें, इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ हमारे पास क्या होगा, सी बैठा है, ठीक। एंड डी इज सिटिंग अपोजिट टू ई, अगर डी को हम यहाँ बैठा देते हैं, कहीं भी बैठा दीजिए, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो डी को इधर बैठा देते हैं, ई को यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है। तो अब जो बचा है हमारे पास, ये बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, ए बचा है और एफ बचा है। तो ए को हम यहाँ भी रख सकते हैं, तो एक एफ को यहाँ रख सकते हैं, उल्टा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो यहाँ से क्या आप आंसर दे पा रहे हैं, हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए के जस्ट लेफ्ट में, ए का फेस अगर इधर है अंदर की तरफ, तो जस्ट लेफ्ट कौन सा होगा, ई वाला, है ना। तो जस्ट लेफ्ट क्या होगा, ई। तो ये आंसर तब दे रहे हैं जब हमने ए को यहाँ बिठाया है, लेकिन जरूरी तो ये नहीं है ए को हम यहाँ डाल दें, क्योंकि इसका पोजीशन पे कोई कमेंट तो है नहीं, ए को यहाँ डाल देंगे तो ये आंसर हम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो पहला स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। अब आइए अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं। अगला स्टेटमेंट है एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के जस्ट लेफ्ट में, बी इधर बैठा है, तो इसके जस्ट लेफ्ट में कौन कहाँ पे होगा, इधर होगा, तो यानी एफ यहाँ बैठा है जस्ट, ठीक है, एफ को यहाँ बिठा देते हैं, ठीक है, एफ को यहाँ बिठा दिया, एफ को यहाँ बिठा दिया, एफ को यहाँ बिठा दिया। लेकिन अब की बार हम इस स्टेटमेंट को, जो इससे पहले वाला जो स्टेटमेंट बनाए हैं, उसको इसमें थोड़ी क्लब कर सकते हैं। अगर हम इसको क्लब नहीं करते हैं तो इन सब का पोजीशन चेंज हो जाएगा, तब भी हम कुल मिला के इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। आप इसको बना लीजिएगा अलग से, ठीक है। इसको डी के अपोजिट में कौन था, ई था, ठीक, इधर हमने ए लिखा है, लेकिन अगर हम मान के लिए इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ सी कर देते हैं, यहाँ कुछ और कर देते हैं, डी कर देते हैं, या बी था बी कर देते हैं, ठीक, तो कुल मिला के इनका पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट दूसरा जो है ना, उसके वो भी इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो अकेले अकेले इनका यूज करके हम इसका आंसर तो नहीं दे पाए। अब आइए क्लब करते हैं। जब हम इसको क्लब कर देंगे, ठीक है, जब इसको हमने क्लब कर दिया, तो B इज सिटिंग अपोजिट टू C, यहाँ B है, यहाँ C है, D इज सिटिंग अपोजिट टू E, यहाँ कर दिया, F इज सिटिंग ऑन जस्ट इमीडिएट ऑफ B, B कहाँ है, यहाँ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, इधर है तो लेफ्ट इसका इधर होगा, कहने का मतलब यहाँ F है और यहाँ पर A, ठीक, इतना हमने कर लिया, ठीक। तो क्या तब भी हम इसका आंसर दे पाए, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए कौन है, तो ए के इमीडिएट लेफ्ट में अंदर की तरफ फेस है ना, तो लेफ्ट में यहाँ डी हो जाएगा, ए के इमीडिएट लेफ्ट में तो डी है इस हिसाब से। लेकिन अगर हम इसका पोजीशन इधर कर दें, इसका पोजीशन इधर कर दें, तो आंसर बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा। तो आंसर अगर बदल रहा है, कहने का मतलब एक यूनिक आंसर हमारे पास नहीं मिल रहा है, तो डाटा इनसफिशियंट है। स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर नॉट सफिशियंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मनीषा की आयु क्या है। क्वेश्चन ये है मनीषा की आयु क्या है। पहला कथन को इस्तेमाल करते हैं। लिखा है मनीषा अपनी माँ से 24 वर्ष छोटी है। अगर उसके माँ का लिख देते हैं मदर्स एज, अगर मदर्स का एज आज का प्रेजेंट एज जो है मदर्स का वो अगर x है तो मनीषा x माइनस 24 होगी, 24 साल छोटी है। तो क्या यहाँ से आप मनीषा का एज निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। कह रहा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मदर्स का एज अगर x है तो x प्लस 5, 5 वर्ष बाद मदर इतना की हो जाएगी। मनीषा और उसकी माँ की आयु 3:5 के अनुपात में होगी। ठीक है, तो मनीषा की आयु, मदर की आयु इतना, मनीषा की आयु के लिए हमें इसका इस स्टेटमेंट को यूज करना ही पड़ेगा, है ना, तभी पता चलिए। तो ये हो गया 5 वर्ष बाद मनीषा और उसकी माँ का आयु। तो पहले यहाँ पे मनीषा का आयु लिखते हैं। तो मनीषा का आयु क्या हो जाएगा प्रेजेंट में x माइनस 24, ठीक है, और प्लस 5। ये मनीषा का आयु है, ये मदर्स एज है x, मदर्स एज है x। मनीषा का जो है ना अलग से लिख लेते हैं। चलिए मनीषा का क्या हो जाएगा x माइनस 24 पहला स्टेटमेंट से। तो दोनों ही स्टेटमेंट को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो अनुपात क्या है 3:5। यहाँ 3 लिखा, यहाँ 5 लिखा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि x का हम इजीली इस इक्वेशन को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू इजीली निकाल पाएंगे। कहने का मतलब मनीषा का एज निकालने के लिए ये दोनों ही स्टेटमेंट का मदद लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट से जो है ना हम आंसर निकाल पाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन है, अच्छा उसमें ऑप्शन यहाँ दिया नहीं है, तो ऑप्शन आप देखेंगे कि सी में इस तरह का ऑप्शन होता है कि दोनों ही कथन को मिला करके हम इसका आंसर दे पाते हैं। तो इसका आंसर सी होना चाहिए, बाकी ऑप्शन आप मिला लेंगे। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 लेक्चर ए बी सी डी ई एंड एफ ईच 1 आवर ड्यूरेशन। देखिए टोटल 6 लेक्चर्स हैं और सभी 1-1 घंटे के हैं। सभी लेक्चर्स 1-1 घंटे के हैं। ठीक है, अब ये सारा लेक्चर जो है ना शेड्यूल्ड है बिटवीन 8 AM 10 2 PM। सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में शेड्यूल्ड है, यानी सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में ये सारा लेक्चर होना है। ठीक, अब कह रहा है एक क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है विच लेक्चर इज इन द थर्ड पीरियड। तो तीसरा पीरियड में कौन सा लेक्चर होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब आइए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट से देखिए इसका आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं आप। चलिए इसको रहने दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अगर हम इसको देख रहे हैं कि ये ए बी सी डी, चलिए उसको रहने दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, हम लोग इधर क्वेश्चन देख लेंगे। 6 लेक्चर ए बी सी डी ई एंड एफ ईच ऑफ 1 आवर। क्या दब गए, अगला पेज पे शायद ये ना आए। ठीक है, तो अगर 6 लेक्चर है 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक के बीच में ये शेड्यूल्ड है, सारा लेक्चर होना है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि थर्ड पीरियड में कौन सा लेक्चर होगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट को अगर हम कंसीडर करें तो पहला स्टेटमेंट है लेक्चर एफ इज प्रीसीडेड बाय ए एंड फॉलोड बाय सी। कहने का मतलब है लेक्चर एफ जो है उससे जस्ट पहले ए का लेक्चर हुआ था, ए के बाद एफ, और एफ को फॉलो कर रहा है सी। तो क्या यहां से आप बता पाएंगे कि तीसरा पीरियड में कौन सा लेक्चर हुआ था? ए हो गया हमारे पास, एफ हो गया और सी हो गया, बचा है बी डी और ई। अगर हम यहाँ पे बी डी और ई लिख दें, यानी अगर हम मान लें कि इससे पहले ये सब हुआ था तो आप कहेंगे थर्ड पीरियड में तो ई का लेक्चर हुआ था। लेकिन अगर मैं इसी को इसके बाद मानूं कि इसके बाद हुआ था, तब आप क्या कहेंगे कि थर्ड पीरियड में सी का लेक्चर हुआ था। कहने का मतलब आप ऑप्शन यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे, इसका आंसर यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे कि किस थर्ड पीरियड में किस मास्टर का लेक्चर था, है कि नहीं। चलिए अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या वहां से आंसर दे पाएंगे। देयर इज नो लेक्चर आफ्टर बी। बी के बाद कोई लेक्चर नहीं है, मतलब बी के बाद अगर कोई लेक्चर नहीं है तो उसको भी हम अगर बी यहाँ लिख दें, बोले इसके बाद कोई लेक्चर नहीं है, तो इधर हम क्या लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं बी, इधर चला आया। अब बचा हमारे पास डी, डी और ई, तो कहेंगे आप थर्ड पीरियड में होगा इसका लेक्चर। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, ए एफ बी को हम यहाँ रख दें, ए एफ सी को यहाँ रख दें, बी बी तो सबसे लास्ट में है, डी ई और बी यहाँ रख दें, अब तो सी हो गया। कहने का मतलब आप इसको और दोनों को जब कंबाइन कर देंगे ना तब भी इसका आंसर नहीं दे पाएंगे आप, है ना, तब भी इसी तरह का केस बन जाएगा, दो आंसर आएगा। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि हम ये नहीं बता पाएंगे ये दोनों स्टेटमेंट का यूज करके कि थर्ड पीरियड में किसका लेक्चर था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2
आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। इसी तरह से आप अरेंज करेंगे, देखेंगे कि आपके पास 2 आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है लेट ए बी सी रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट। ए बी और सी जो है ये तीनों अलग अलग और नॉन जीरो डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। सपोज x इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय ए बी एंड सी विदाउट रिपीटेशन। ए बी सी को बिना रिपीट किए जितना भी पॉसिबल नंबर हम बना सकते हैं उन सब का सम अगर x है, उन सब का सम क्या है, x है। तो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बोला है, कंसिडर करिए। स्टेटमेंट है द 4 डिजिट लिस्ट वैल्यू ऑफ x इज 1332 1332। करा x का 4 डिजिट का सबसे जो छोटा वैल्यू पॉसिबल है वो है 1332। क्या ऐसा है, आइए चेक करते हैं। तो ए बी सी देखिए सबसे छोटा वैल्यू अगर पूछा है ना, x का 4 अंकीय लघुत्तम मान 1332 है, तो सबसे छोटा पूछा है तो सबसे छोटा नंबर बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो सबसे छोटा डिजिट लेंगे, ए बी सी सबसे छोटा और रिपीट नहीं होना चाहिए, तो 1 2 3 लेना पड़ेगा कि नहीं, 1 2 और 3। इन तीनों को मिला करके कितने नंबर हम बना सकते हैं, तो देखिए एक तो बन सकता है 1 2 3, ऊपर बना हुआ है रहने दीजिए। एक बन सकता है 1 3 2, एक से एक को यहाँ रख के अब तो नहीं बना सकते, 2 को यहाँ रखते हैं, 2 1 3 2 3 1, ऐसा भी हो सकता है। अब फिर 3 रख लीजिए, 3 1 2 3 2 1, यही है, रिपीट कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यही 6 नंबर हमारे पास पॉसिबल है। अब इनको जोड़ के देख लीजिए क्या 1332 आ रहा है। लिस्ट वैल्यू चाहिए तो इसलिए हमने सबसे छोटा ही डिजिट लिया है। ठीक है, 3 2 5 3 8 1 9 2 11 1 12 के 2 हाथ में 1 1 2 3 3 6 1 7 3 10 11 2 13 का 3 हाथ में 1, फिर से 1 2 3 2 5 2 7 3 10 3 13 1332 आ गया है ना। तो कहने का मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि 4 डिजिट का लिस्ट वैल्यू x का क्या हो सकता है, 1332 हो सकता है। ठीक है, या है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, अगला स्टेटमेंट ये है, अगला स्टेटमेंट है द 3 डिजिट ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x इज 888। अब एक बात बताइए, जब लिस्ट वैल्यू ही 4 डिजिट में है 1332 है, तो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट वैल्यू 888 कभी भी हो सकता है क्या, ये तो ऐसे ही फॉल्स है ना। जब लिस्ट वैल्यू ही हमारे पास x का 1332 है तो x का ग्रेटेस्ट वैल्यू 888, ये तो अपने आप में कंट्राडिक्ट कर रहा है ना स्टेटमेंट को। और पहला को हम लोगों ने चेक किया कि सही है, तो दूसरा ऑटोमेटिक गलत हो गया कि नहीं हो गया। अब ऑटोमेटिक गलत हो गया दूसरा, तो इसमें सोचना ही नहीं है, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, आंसर इज ए। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक संख्या आधारित ताला है जिसके लिए 3 अंक की वैयक्तिक अभिज्ञान संख्या यानी पिन है। ठीक है, अब पिन में 1 से 7 तक अंक है, कोई अंक दोबारा नहीं आता। ठीक है, चलिए यहां तक से जो क्वेश्चन समझ में आया है हमें, ठीक है, यहां तक से यही समझ में आया कि अगर आप एक ट्रॉली खरीदते हैं अमेरिकन टूरिस्टर का मान लेते हैं, ठीक, चलिए किसी भी कंपनी का आप खरीदते हैं एक ट्रॉली में वो देखते होंगे आजकल वो पिन वाला लॉक आता है नहीं, नंबर सिस्टम, उसमें 0 भी रहता है, 0 से लेकर 9 डिजिट तक रहता है। यहाँ कुछ आसान कर दिया है, कहने का मतलब वहां अगर 3 डिजिट का ही लॉक है, 3 डिजिट का ऐसे, तो इसमें अगर नंबर सेट करेंगे तो इसके पास भी 10 ऑप्शन होता है, इसके पास भी 10, इसके पास भी 10, क्योंकि उसमें रिपीटेशन भी अलाउड है और 0 से लेकर 9 तक डिजिट है, यानी पहला ऑप्शन को भरने के भी 10 तरीके, इसके भी 10, इसके भी 10, तो टोटल 1000 तरह के पिन बन सकते हैं उसमें। ठीक है, उसमें अगर आप पिन लगा के भूल गए तो खोलना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा आसान किया है। यहाँ क्या बोला है, पिन में केवल 1 से 7 तक ही अंक यूज्ड है। ठीक है, केवल 1 2 3 4 5 6 और 7 ही इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा आसान है पिन। ठीक, और कोई भी अंक दोबारा नहीं आता, ये और थोड़ा आसान कर दिया। अब इसके बाद इसमें और भी कंडीशन लगा है, देखिए पिन अंक के बाएं से दाहिने तरफ घटते हुए क्रम में है। ठीक है, बाएं से दाहिने की तरफ घटते हुए क्रम में है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अगर हम यहाँ से आए मतलब इधर से इधर जाएंगे ना, तो ये घटते हुए क्रम में लिखा हुआ पिन है। ठीक है, घटते हुए क्रम में है, बाएं से दाएं की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ घटते हुए, सही पढ़ा हमने। ठीक है, अब पिन के किन्हीं 2 अंकों के बीच कम से कम 2 का अंतर है। ठीक, मतलब अगर यहाँ पे हम कुछ भी अंक ले लेते हैं, ठीक 8 तो है ही नहीं इधर, 7 ले लेते हैं, अगला डिजिट जो हम लेंगे वो 6 नहीं ले सकते, वो या तो 5 ले सकते हैं या 4 ले सकते हैं, ये 5 है, 6 हम नहीं ले सकते, 5 ले सकते हैं, या तो 4 ले सकते हैं, या तो 3 ले सकते हैं, या 2 ले सकते हैं, या 1, इस तरह का डिजिट ले सकते हैं। क्योंकि बोला किन्हीं 2 अंकों के बीच कम से कम 2 का अंतर है, मैक्सिमम अंतर 3 का भी हो सकता है,
मैक्सिमम अंतर 4 का भी हो सकता है, मैक्सिमम अंतर 5 का भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 2 का अंतर होना चाहिए किसी भी 2 डिजिट के बीच में। ये और आसान कर दिया। अब हमारे पास पिन की संख्या बहुत कम आ जाएगी, है ना। तो आइए पिन हम लोग बना के ही चेक कर लेते हैं, है ना। हमारे पास डिजिट क्या क्या है, 1 से लेकर 7 तक है। अगर हम पहला ही डिजिट 7 लिखते हैं, अगला क्या लिखना पड़ेगा, 5 लिखना पड़ेगा। अभी तुरंत बताया आपको मैंने कि 6 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कम से कम 2 का अंतर होना चाहिए किसी भी 2 अंकों के बीच, ठीक है। तो पहला अगर 7 ले लिए तो दूसरा 5 हो सकता है ना। तो इसका अगला जो है वो 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता, क्योंकि फिर जो दोनों का बीच का अंतर है ना वो 2 नहीं बचेगा, कम से कम 2 अंतर होना चाहिए। तो एक ये पॉसिबल है। दूसरा अगर फिर से हम 7 लेते हैं तो यहाँ 4 हो सकता है, और अगर यहाँ 4 हो गया तो यहाँ 2 होना पड़ेगा। तीसरा क्या है कि यहाँ हम 7 लें तो यहाँ 3 ले लें तो यहाँ 1 ले सकते हैं। अब ऐसा कोई नंबर ले सकते हैं जिसपे आपका 2 अंतर हो, कम से कम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ये 7 वाला सीरीज छोड़ देंगे। आइए 6 लेते हैं। 6 अगर लेते हैं तो यहाँ 4 लेना पड़ेगा, तो यहाँ 2 लेना पड़ेगा। यहाँ 6 लेंगे तो यहाँ 3 भी ले सकते हैं, यहाँ 1 भी ले सकते हैं। 6 के साथ ये 2 पॉसिबल है ना। आइए 5 लेते हैं, तब यहाँ अगर 5 ले लेंगे तो यहाँ 3 लेना पड़ेगा और यहाँ 1 लेना पड़ेगा, है ना। तो 5 3 1, यहाँ और कुछ ले सकते हैं क्या। अगर 5 के बाद 2 ले लेंगे तो यहाँ तो फिर 1 लिखना पड़ेगा, और कोई डिजिट है नहीं आपके पास। तो 5 के साथ केवल यही एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। 6 के साथ 6 4 2 6 3 और 1, ये 2 पॉसिबिलिटी है। 1 इधर 2 इधर 3 और 3 यहाँ पे 6 7 5 और 3 4 7 4 और 2 7 3 और 1। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी और बन रहा है यहाँ पर, देखिए वो कैसे। जब हमने इसको 7 ले लिया, इसको 4 ले लिया, तो इसको हम 1 भी तो ले सकते हैं ना। ये पॉसिबिलिटी हमें यहाँ लिखना चाहिए था, ये छूट गया, कोई बात नहीं, हमने यहाँ लिख दिया 7 3 और 1। जब 7 और 4 ले सकते हैं तो 4 के बाद हम 1 भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर भी तो अंतर 3 का है और मिनिमम अंतर 2 ही बोला है। तो इतना पॉसिबिलिटी हमारे पास है। अब गिन लीजिए टोटल कितने पिन बन गए आपके पास। तो 3 यहाँ, 2 यहाँ, 5 और 2 यहाँ 7, टोटल 7 पिन हम लोग बना सकते हैं। देखिए कितना आसान कर दिया। अगर इस तरह का लॉजिक कुछ उस बैग में भी रहता तो लॉक हम लोग भूल के उसको तोड़ना नहीं पड़ता, हम लोग 7 ही बार ट्राई करते और लॉक खुल जाता, है ना। इसका 7, अरे आंसर में ही नहीं है 7। और कुछ छूट रहा है क्या। 6 4 और 2 1, देखिए एक ये भी छूट रहा है। 6 4 के बाद 1 भी तो हो सकता है, 6 4 के बाद 1 भी तो हो सकता है, 6 4 के बाद 1 भी तो हो सकता है ना। देखिए इसका भी थोड़ा ध्यान रखना था। तो टोटल कितना हो गया, अब 3 2 5 और 3 8, 8 हो गए। 8 इसका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है। अब कोई केस नहीं है पॉसिबल। अब देख लीजिए आप, हमने ये 2 छूट रहा था उसको भी हम लोग कर लिया। 7 4, 4 के बाद 2 था, 2 के बाद सीधा 1 भी हो सकता है। उसी तरह यहाँ पर 6 के बाद 4 है, 4 के बाद 2 है और 1 वाला हमने लिखा नहीं, यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो कहने मतलब 8 इसका पॉसिबल आंसर है। टोटल 8 पिन हम लोग बना सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त पर एक समान दूरी वाले 8 बिंदु हैं। इन बिंदुओं को शीर्ष और व्यास को एक भुजा लेकर कितने समकोण त्रिभुज खींचे जा सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, देयर आर 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एक सर्कल पर टोटल 8 और सभी इक्विडिस्टेंट है, मतलब सेम दूरी पर 8 पॉइंट्स बने हुए हैं इस पर। एक यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 हो गए क्या। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही हुआ है। एक और बना देते हैं इधर 8, ठीक है। तो इस तरह करके हमारे पास 8 पॉइंट्स बने हुए हैं, ठीक। इसको अगर थोड़ा और इक्वी डिस्टेंस दिखाने के लिए थोड़ा अच्छे तरीके से बनाया जाए, तो ये हमारा सर्कल है, एक पॉइंट यहाँ, 2 यहाँ, ठीक है। ये लीजिए 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ, 7 यहाँ, 8 यहाँ। इस तरीके से हम 8 पॉइंट इक्वी डिस्टेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो 8 इक्वी डिस्टेंट पॉइंट है। अब बोला है कि हाउ मेनी राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग दिस पॉइंट्स एज अ वर्टिसेस एंड टेकिंग डायमीटर एज वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। एक साइड ट्रायंगल का जो है ना उसको आप डायमीटर मानिए, डायमीटर को एक साइड मानिए, ठीक है। बाकी कोई भी दो एक पॉइंट्स और मिला करके आप कितने राइट एंगल्ड ट्रायंगल बना सकते हैं। तो देखिए सर्कल में डायमीटर से, डायमीटर का 2 एंड पॉइंट्स, अगर सपोज करते हैं हम ये वाला डायमीटर ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला डायमीटर है हमारा, तो इनके जो डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं इनको अगर हम 2 वर्टिसेस माने तो सर्कल के सरकमफ्रेंस पर कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं तो वहां राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और राइट एंगल वही बनता है, जैसे मान के लिए अगर हम इस पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं तो इस पॉइंट पर जो ट्रायंगल बनेगा यहाँ राइट एंगल होगा, ठीक है।
यहाँ क्या होगा, राइट एंगल होगा। तो उसी तरह से इसको भी मिला करके बना लेंगे तो यहाँ पर भी राइट एंगल होगा। उसी तरह से इसको मिला करके बना लेंगे तो यहाँ पर भी राइट एंगल होगा। देखिए इसको अगर हमने डायमीटर माना, इस वाले पॉइंट्स को, इस दोनों पॉइंट से एक डायमीटर बनाया तो इधर से 3 ट्रायंगल इधर पॉसिबल है, उसी तरह 3 इधर पॉसिबल होंगे। टोटल 6 ट्रायंगल राइट एंगल पॉसिबल है, राइट एंगल ट्रायंगल टोटल 6 पॉसिबल हैं एक डायमीटर के साथ। और इसमें 8 पॉइंट्स हैं तो डायमीटर कितने बनेंगे, 4 डायमीटर बनेंगे। देखिए बना लीजिए, एक डायमीटर इन दोनों को मिला करके, एक इन दोनों को मिला करके, एक इन दोनों को मिला करके 3 हो गया। एक ऑलरेडी बना के एग्जांपल दिखाया हमने, 4 बना सकते हैं। तो एक डायमीटर से अगर 6 ट्रायंगल पॉसिबल है तो 4 डायमीटर से टोटल कितना ट्रायंगल पॉसिबल है, 6 गुणा 4 24। इसका आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, तो 24 ट्रायंगल पॉसिबल है, हम लोग बना सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, 8 पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस लेकर के एक सर्कल पे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 पुरुष, 24 आदमी और 12 महिलाएं एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 24 मेल एंड 12 फीमेल। इंफॉर्मेशन पहले लिख लेते हैं। दोनों मिला करके किसी काम को 30 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि 12 पुरुष और 24 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरे करेंगे। तो 12 पुरुष मेल प्लस 24 फीमेल, यहाँ कितने दिनों में कर सकते हैं। ठीक, तो बहुत लोग सोचेंगे ये 24 है, इधर 12 फीमेल, यहाँ पर 12 मेल हो गया और 24 फीमेल हो गया। आदमी का संख्या तो बराबर ही है, आदमी की संख्या बराबर ही है तो दिन बराबर ही लगने चाहिए, लेकिन नहीं। ठीक है, दिन कैसे जोड़ते हैं हम लोग, कितना समय लगेगा किसी भी काम करने में, वो कैसे निकालते हैं। देखिए किसी भी काम को करने में आपको कितना समय लगता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना स्पीड से काम कर रहे हैं। इस बात पर डिपेंड करता है ना कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो कितना है। जैसे एक दिन में आप कितना टाइल्स लगा पाते हैं। अगर मान के लिए टाइल्स लगाने की बात करते हैं, है ना, तो हो सकता है कुछ व्यक्ति, जैसे मान के लिए कुछ है जो कमजोर है शरीर से, वो केवल 10 टाइल्स लगा पाता है। एक व्यक्ति है जो शरीर से अच्छा हेल्दी है, ठीक है, और वो एक्सपीरियंस्ड भी है, तो वो उसी टाइल्स को हो सकता है एक दिन में 20 टाइल्स लगा दे, है ना। तो कहने का मतलब काम कितना जल्दी खत्म होता है ये इस बात पे निर्भर करता है कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है, यानी पर आवर वो कितना वर्क करता है या पर डे कितना वर्क करता है। ठीक है, तो ये नंबर नहीं देखेंगे। ठीक, तो इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन यहाँ है ही नहीं, सवाल में कोई कमेंट नहीं है कि किसी या तो पुरुष का हमें एफिशिएंसी दे देता या महिला का, तो हम बता सकते थे कि इतना दिन में काम कर सकता है। यहाँ नहीं पता है कि पुरुष का कितना एफिशिएंसी है और महिला का कितना एफिशिएंसी है, तो इसीलिए हम क्या बोल देंगे, किसी भी निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंच सकते हैं। डाटा इज इनएडिक्वेट टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन, ऑप्शन इज डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस 1261। देखिए एक क्वेश्चन इससे पहले हम लोगों ने किया था कि रिमाइंडर बताइए, जिसमें इसी तरह का नंबर लिखा हुआ था और बोला था कि रिमाइंडर बताइए जब इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे। आज ये नंबर क्या दे दिया, 1261, है ना। तो जब वहां 100 से डिवाइड करने पर पूछा था तो हमने क्या किया था, 100 ढूंढ लिया था इस मल्टीप्लाई में है कि नहीं है ना। तो उसी तरह से आज फिर हम लोग 1261 ढूंढने का कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे क्या आता है आंसर। तो 1261 ढूंढना है। देखिए किसी भी 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, या तो इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनके फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उस दिन भी हम लोगों ने फैक्टर निकाल के मल्टीप्लाई करा था और 100 आ गया था, है ना। तो आज इसको देखते हैं, जैसे आप इधर सबसे बड़ा नंबर और इधर का सबसे छोटा नंबर भी ले लीजिएगा। ये 91 है और ये 99 है, लगभग 100 मान लेते हैं इसको, तो 9100 है ना, लगभग ये 9000 के आसपास आ जाएगा आंसर, है ना। तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप फैक्टर निकाल के करिए। जैसे सपोज करिए इसका फैक्टर निकालते हैं 91 का, 91 का फैक्टर क्या होता है, एक तो 1 होता है, अब 1 से करेंगे तो 99 ही हो जाएगा। एक होता है 7 और एक होता है 13, ठीक है। और 7 से इसको करेंगे 99 को, पहले एक को ही करके देख लेते हैं फिर हम लोग दूसरे पे जाएंगे। 7 से अगर इसको करेंगे तो 963, पहला ही डिजिट 63 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पहला डिजिट क्या है, 1 है, तो ये नहीं है पॉसिबल। 13 से कर लेते हैं, 13 से कर लेते हैं। 99 को 13 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 99 को जब 13 से, क्यों बार बार लिखा रहा है, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3×9 = 27 नहीं है, मतलब कहने का मतलब 99 को इसके फैक्टर से भी करेंगे तो नहीं होगा, है ना। और 98 को कर लें तो 8 या 24, 4 आ जाता है पहला डिजिट, 8 से 56, 6 आ जाता है, ये भी नहीं पॉसिबल है। 97 को करके देखते हैं, 97 को 13 से करते हैं तो 13 7 91, 1 आ गया। कहने का मतलब इसमें पॉसिबिलिटी दिख रही है हमें, इसमें पॉसिबिलिटी दिख रही है। आइए कर लेते हैं मल्टीप्लाई, है ना। तो 13 7 91, 1 हाथ में बचा 9,
13 नंबर 117 और 9 13 नंबर 117 और 9 126 तो 1261 यही था क्या? यही था, यानी 1261 इसके 13 में और इस 91 में छुपा हुआ है। कहने का मतलब इसमें मल्टीप्लाई हो रखा है। तो अब अगर हम इस संख्या को 1261 से भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। देखिए किसी भी संख्या, जैसे मान लेते हैं 3 है, ये 3 से अभी कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। जैसे ही हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनता है 6, अब इसको 2 से भागा देंगे तो नहीं कट जाएगा? पूरा पूरा बिल्कुल कटेगा, है ना। तो उसी तरह से ये पूरा संख्या ये लिखा हुआ है और इसमें एक संख्या 1261 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों मिला के 97 और इसका 13, है ना। तो अगर हम इससे मल्टीप्लाई इसमें कर दिए हैं तो ये पूरा पूरा इससे डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? अगर पूरा पूरा डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। तो आंसर इसका डी है, ऑप्शन डी 0 आंसर है, 0 रिमाइंडर। अब अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ ट्रायंगुलर शीट ऑफ लेंथ 20 cm एंड ब्रेड्थ 8 cm। एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसका लेंथ कितना है? 20 cm। आइए रेक्टेंगुलर शीट बनाते हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ जो है ना वो 20 cm है, 20 cm इसकी लेंथ है और इसकी ब्रेथ है 8 cm, 8 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर लेंथ और 8 सेंटीमीटर ब्रेथ। अब स्टेटमेंट क्या दे रखा है? देखिए, इट इज पॉसिबल टू कट द शीट एग्जैक्टली इनटू 4 स्क्वायर शीट। क्या ऐसा कर सकते हैं? देखिए इधर 8 है, स्क्वायर शीट काटना है तो इधर भी 8, मतलब 8 लेंथ और ब्रेथ दोनों स्क्वायर का क्या होता है? बराबर होता है। तो इधर भी 8 से काट लीजिए, इधर 8 काट लिया हमने, 8 काट लिया तो ये एक स्क्वायर बन गया। अगर हम दूसरा स्क्वायर काटना चाहें तो इधर से 8 काट लिए हैं, चलिए नीचे लिख देते हैं, 20 में से 8 कट गया है तो 12 बचा, 8 और काट सकते हैं, इधर 4 बचेगा, 4 बचेगा। ये 4 नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, लीजिए अब 4 दिख रहा है, ये अब 4 दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, और इधर ये फिर से 8 है और ये तो 8 है ही, है ना। तो कुल मिला के ये 2 स्क्वायर तो हमें मिल रहा है। अब यहाँ पे इसका लेंथ 4 ही बचा और ये 8 बचा, है ना। तो ऐसा स्क्वायर बना सकते हैं ना, ये 4 है, इधर ये पूरा 8 है तो इतना दूर 4 कर लेते हैं, 4 पे काट लेते हैं बीच से, तो एक स्क्वायर यहाँ पर, एक स्क्वायर यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर, तो 4 स्क्वायर मिल गए कि नहीं? तो कहने का मतलब पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल टू कट द सीट एग्जैक्टली इनटू 4 स्क्वायर सीट। इस सीट को 4 एग्जैक्टली स्क्वायर 4 स्क्वायर सीट में हम काट सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है हमारे पास। क्योंकि हमें ये नहीं बता रखा है कि जो स्क्वायर बनेगा वो बराबर शेप का बनना चाहिए, सिर्फ ये बोला कि स्क्वायर काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं, तो हमने स्क्वायर काट दिया भाई, वो किसी भी डायमेंशन का हो, है ना, या 4x4 का हो, या 8x8 का हो, या 6x6 का हो, या 12x12 का हो, ये तो नहीं बोला है ना। तो कहने का मतलब सिर्फ ये बोला कि क्या पॉसिबल है 4 स्क्वायर काटने में, तो हाँ 4 स्क्वायर काटने का ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए अगला, अगला है, इट इज पॉसिबल टू कट द शीट्स इनटू 10 ट्रायंगुलर शीट्स ऑफ इक्वल एरिया। देखिए 10 ट्रायंगुलर शीट ऑफ इक्वल एरिया काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, ये पूछा है, ठीक। तो फिर से एक दूसरा नया सीट बनाइए रेक्टेंगुलर, ये लीजिए बना लीजिए, ये हमने बना लिया। इसकी जो ब्रेथ है वो 8 है और ये जो है ये 20 है, ये 20 है, ठीक। एक बात बताइए, इसको हम 10, ये कितना है 20 सेंटीमीटर है ना, और यहाँ क्या बोला है 10 ट्रायंगुलर शीट में, इसको हम 5 रेक्टेंगुलर शीट में बदल सकते हैं क्या? बिल्कुल बदल सकते हैं। ये 20 सेंटीमीटर है, 2-2 सेंटीमीटर पर काट लीजिए, ये पहला हमने काट लिया, ये दूसरा हमने काट लिया, ये तीसरा काट लिया, ये चौथा काट लिया और ये पांचवा, 5 हो गया, है ना। 5 रेक्टेंगुलर शीट में हमने इसको काट लिया है, छोटा छोटा, एक रेक्टेंगुलर में काट लिया। अब अगर देखिए एक रेक्टेंगल अगर ऐसा है, ठीक, उसमें अगर डायगोनल डालते हैं तो ये जो त्रिभुज बनता है दो, ये दोनों त्रिभुज, कहने का मतलब एक रेक्टेंगुलर का जो डायगोनल होता है, एक रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वो रेक्टेंगल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है, इसका एरिया और इसका एरिया एकदम बराबर होता है ना। तो 5 रेक्टेंगुलर शीट बन गया। आप हर एक रेक्टेंगल में एक एक डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए, तो ये टोटल 10 ट्रायंगल मिल जाएंगे आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ट्रायंगुलर शीट भी मिल गया और सबके एरिया भी इक्वल हो जाएंगे, है ना। क्योंकि ये जो एक रेक्टेंगुलर शीट बनाया है हमने सब इक्वल बनाया है, ये 2-2 सेंटीमीटर लिया है, 2 2 2 नहीं 4 4 4 4 4 और 4, क्योंकि 2-2 लेंगे तो 10 ही हो जाएगा, हमारे पास 20 है, तो 4 ये लिया है, 8 ये है, तो सभी रेक्टेंगुलर बने हैं, सभी रेक्टेंगुलर शीट में हमने डिवाइड किया है 5 में और फिर उनको
सबके डायगोनल ड्रॉ कर दिए हैं तो टोटल 10 ट्रायंगल मिल गए जिसके सभी के एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये भी स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि हम 10 इसको ट्रायंगुलर शीट में जिसका एरिया इक्वल हो काट सकते हैं। स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ का क्या है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो दोनों ही स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है when 70% ऑफ अ स्मॉल नहीं नंबर, when 70% ऑफ अ नंबर x, कोई नंबर है उसका 70%, आइए 70% ऑफ x, ठीक है, इज एडेड टू अनदर नंबर y, इज एडेड टू अनदर नंबर y, the sum becomes 165% of the value of y, सम जो है 165% ऑफ y हो जाता है, यही बोला है। ठीक है, तो पहले इसको डिड्यूस करते हैं हम लोग, कहाँ तक जाता है, 70% ऑफ x का मतलब क्या हो गया, 70x/100 प्लस y इक्वल्स टू 165/100 टू y, यही हुआ। ठीक है, अब इसको और क्या डिड्यूस कर सकते हैं, y को उधर भेज दीजिए, ये हो गया 70x/100 इक्वल्स टू, ये घट जाएगा उधर तो 165 माइनस 100, 165 माइनस 100 65, 65y/100 यही होगा। अब 100 से 100 कैंसिल, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x/y इक्वल्स टू 65/70, ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब ये आगे इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। आगे है when 60% of a number is added to another number z then the sum becomes 165% of z, सेम इक्वेशन बनेगा है ना। 60% ऑफ, देखिए यहाँ लिखता हूँ मैं, 60% ऑफ अनदर नंबर, 60 when 60% ऑफ द नंबर x, अच्छा x का ही 60% है, तो 60x/100 इज एडेड टू अनदर नंबर z, ये किसी तीसरे नंबर में जोड़ा गया z में, तो ये बन जाता है 165% ऑफ z, 165 z/100। अब फिर से इस z को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 60x/100 इक्वल्स टू, ये z उधर जाकर घटेगा तो 100 घट गया, 100 एलसीएम लेकर के आता है, वो आप कर लेंगे कैलकुलेशन, तो 165 में से 100 घट गया 65 z/100। ठीक है, तो यहाँ से फिर से आप क्या कर सकते हैं, 100 और 100 को कैंसिल कर दीजिए, तो ये जो x है, x/y क्या हो जाएगा, x/y नहीं z है यहाँ पे, तो x/z हो जाएगा 65/60। ठीक है, तो देखिए x जो है इस वाले में भी 65 है, इस वाले में भी 65 है, तो हम इजीली बता सकते हैं कि x 65 है, y 70 है और z 60 है। x क्या है, 65 है, y 70 है और z 60 है, तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा वही कमेंट करना है हमारे पास ऑप्शन में। तो कहने वाला सबसे छोटा कौन है, z है 60, उसके बाद कौन है, x है, उसके बाद y है, z 60 है, x 65 है और y 70 है ना, तो y सबसे बड़ा है, y सबसे बड़ा पहला ही ऑप्शन में दे रखा है, यही आंसर है, और z सबसे छोटा 60, z सबसे छोटा, हाँ, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट उत्तर है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।